गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि जो मांग की लोच है वो कितने प्रकार की, अर्थात मांग की कीमत लोच, आय लोच, तिरछी लोच, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। आज हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां क्या हैं। केवल यही जानना पर्याप्त नहीं होता कि जो मांग की लोच है वो कितने प्रकार की है, या मांग की लोच मूल्य लोचदार है या बेलोचदार है। हमें इस बात का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि जो मूल्य लोच है वो कितनी है, अर्थात जो मूल्य लोच का सही माप भी आवश्यक है। तो हम मांग की लोच की ये जो विभिन्न विधियां हैं, प्रतिशत रीति, कुल व्यय रीति, बिंदु रीति, ज्यामिति रीति जिसको हम कहते हैं, और एक है चाप लोच, इनका जो विस्तृत विवरण है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रतिशत रीति। मूल्य को मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इस पद्धति में प्रोफेसर फ्लक्स जो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तनों की तुलना मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से करते हैं। प्रोफेसर फ्लक्स ने प्रतिशत रीति का सहारा लिया और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसे आनुपातिक पद्धति के रूप में लिया। प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी प्रतिशत पद्धति को ही आधार माना। तो प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात यदि कीमत की अपेक्षा, जैसा कि हम देखें कि इसके माध्यम से कैसे मांग की लोच मापी जाती है, कि यदि कीमत की अपेक्षा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक है तो मांग अधिक लोचदार होगी। अर्थात मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन है वो यदि 20% है और कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन यदि 10% है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अर्थात मांग मात्रा में परिवर्तन 20% हुआ और कीमत में परिवर्तन 10% ही हुआ, तो 20/10 = 2 हो गया, अर्थात इकाई से अधिक लोचदार। इसी प्रकार यदि मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन 10% है और कीमत में भी आनुपातिक परिवर्तन 10% है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा कम है तो मांग कम लोचदार होगी। अर्थात मांग मात्रा में 10% आनुपातिक परिवर्तन हो और कीमत में 20% आनुपातिक परिवर्तन हो तो जो हमारा इस समीकरण के आधार पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10/20, इट मीन्स 0.5, अर्थात मांग की लोच जो है वो इकाई से कम लोचदार होगी। अब हम देखते हैं कि मांग की लोच और कुल व्यय, किसी वस्तु की मूल्य लोच और उस पर किए गए कुल व्यय में घनिष्ठ संबंध है। प्रोफेसर मार्शल ने कुल व्यय के आधार पर मांग की लोच को मापने का प्रयास किया। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में परिवर्तन से हम उस वस्तु की मूल्य लोच का पता लगा सकते हैं। जैसे जब किसी वस्तु की कीमत के बदलने पर मांग मात्रा में इतना ही परिवर्तन होता है कि उस पर जो कुल व्यय किया जा रहा है वो समान रहता है तो हमारी मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। जैसा कि हम आगे रेखाचित्र और टेबल के माध्यम से भी बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा कि यदि किसी वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी मांग मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उस पर जो किया जा रहा व्यय है वो भी बढ़ जाता है। कीमत के घटने पर कुल व्यय में भी यदि वृद्धि हो जाती है तो जो मांग की मूल्य लोच है वो इकाई से अधिक होगी। और यदि किसी वस्तु की कीमत के घटने पर कुल व्यय में भी कमी होती है, अर्थात उसके कुल व्यय में भी उस पर जो किया जा रहा व्यय है
उस वस्तु पर किए गए कुल व्यय में कमी हो जाए तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। जैसा कि हम इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारी पहली कंडीशन है, जहाँ यहाँ पर कीमत प्रति इकाई दे रखी है 1 2 3 4। अब हम देख रहे हैं कि हमारी मांग मात्रा जो जो कीमत बढ़ती जाती है, प्रथम अवस्था में मांग मात्रा हमारी कम होती जा रही, और इस पर जो कुल व्यय है वह भी जो जो कीमत बढ़ती जा रही है कुल व्यय में कमी होती जा रही है। अर्थात कीमत में वृद्धि से मांग मात्रा में कमी होती है, कीमत में कमी से मांग मात्रा, कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ता है और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है। अर्थात इनमें विपरीत संबंध जो बताया जा रहा है कि कीमत में वृद्धि से कुल व्यय में कमी और कीमत में कमी से कुल व्यय में वृद्धि होती है। अर्थात जैसे कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है तो कुल व्यय 1000 है। यदि कीमत बढ़ती है हमारी 2 रुपया हो जाती तो हमारा कुल व्यय घट जाता है। कीमत और यदि बढ़ती, मान लीजिए 4 रुपये हो जाए, तो हमारा जो कुल व्यय है वो भी कम होता जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि कुल व्यय में वृद्धि से कीमत में वृद्धि से कुल व्यय कम हो और कीमत में कमी से कुल व्यय बढ़ जाए तो हमारी मांग की लोच, कुल व्यय बढ़ता है कीमत के घटने पर और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है तो मांग की मूल्य लोच इकाई से अधिक होती। दूसरी स्थिति में हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो जो कीमत बढ़ती जा रही है, हमारा कुल व्यय भी बढ़ता जा रहा है। अर्थात कीमत यदि घटती है तो कुल व्यय भी घट जाता है और यदि कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय भी बढ़ जाता है। अर्थात दोनों में समान दिशा में परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि कीमत 1 रुपया है तो कुल व्यय भी 1000 है। कीमत यदि 4 रुपये हो जाती है तो हमारा कुल व्यय भी बढ़ जाता है 2400 रुपये। अर्थात कुल व्यय में वृद्धि से कीमत में वृद्धि से कुल व्यय में वृद्धि और कीमत में कमी से कुल व्यय में कमी, तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। तीसरी स्थिति है कि कीमत चाहे वृद्धि हो या कमी, हमारा कुल व्यय 1000 रुपये रहता है, अर्थात समान रहता है, स्थिर रहता है, तो जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होती है। जैसा कि हम आगे रेखा चित्र में भी हम ये देख सकते हैं कि कीमत OP से OP0 OP1, अर्थात जो जो कीमत बढ़ रही है हमारा कुल व्यय भी बढ़ रहा है, तो वह जो स्थिति है वो मांग की जो लोच है वो इकाई से कम का द्योतक है। अब जो हमारी कीमत है वो OP1 से OP2 हो जाती है तो भी हमारा कुल व्यय स्थिर रहता है, अर्थात वह स्थिति मांग की लोच इकाई के समान है, इकाई के बराबर है, उस स्थिति को बताती है। और यदि कीमत OP2 से OP3 OP4, अर्थात जो जो कीमत P2 से P3 P4 की ओर जा रही है, हमारा जो जो कीमत बढ़ रही है हमारा कुल व्यय घटता जा रहा है। और यदि हम कीमत P4 से P3 कर दें, P2 कर दें, तो हमारा जो कुल व्यय है कीमत में कमी होने पर बढ़ जाता है। अर्थात यह स्थिति हमारी मांग की लोच इकाई से अधिक है, उस स्थिति को प्रकट कर रही है। अर्थात हम जो कुल व्यय का मांग की मूल्य लोच से जो संबंध है उसका वास्तव में आर्थिक सिद्धांत में बड़ा महत्व है। तो इस रेखाचित्र और इस टेबल के माध्यम से हमने देखा कि कुल व्यय में कमी वृद्धि का वस्तु की जो मांग की मूल्य लोच है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं मांग की बिंदु लोच। जैसा हम जानते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जो परिवर्तन की दर है कीमत में वो बहुत सूक्ष्म हो, तो मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना उपयुक्त रहता है। तो ये जो बिंदु लोच की अवधारणा है, इसको हम ये जो 2 रेखा चित्र हमने दिखाए हैं, अर्थात मांग रेखा की जो शक्ल, मांग रेखा का जो आकार है वो सीधा भी हो सकता है और एक कर्व के रूप में भी हो सकता है। तो जो किसी बिंदु विशेष पर यदि मांग की लोच यदि हमें ज्ञात करनी हो तो उसे हम मांग की बिंदु लोच कहते हैं। जैसा कि हम इन रेखा चित्रों के माध्यम से हम बता सकते हैं। तो जो हमारी ज्योमेट्रिकल मेथड है उसमें हम मांग रेखा के किसी बिंदु विशेष पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो जो
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों को मिलाती है। जैसा कि हम रेखा चित्र बी में देख रहे हैं कि जो हमारा मांग वक्र है उसके बी बिंदु पर यदि मांग की लोच ज्ञात करनी तो हमने एक स्पर्श रेखा खींची है पी क्यू रेखा, जो मांग वक्र अर्थात ओ एक्सिस पर मांग मात्रा क्यू बिंदु और ओ वाई एक्सिस पर कीमत अर्थात पी बिंदु पर काटती। अब यदि हमें मांग की लोच ज्ञात करनी तो हमारा जो एक फॉर्मूला है कि जो जैसा कि हमने लिखा है, मांग रेखा का बिंदु से निचला भाग अर्थात लोअर सेक्टर ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेक्टर ऑफ द डिमांड कर्व अर्थात नीचे का क्षेत्र बिंदु से, जो जिस बिंदु पर हम मांग की लोच ज्ञात करें उस बिंदु से नीचे का क्षेत्र और डिवाइडेड बाय उससे ऊपर का क्षेत्र। जैसा कि हम इस रेखा चित्र के माध्यम से मांग की लोच ज्ञात करेंगे तो बी क्यू अपॉन बी पी जो है वो हमारी मांग की लोच का समीकरण होगा। यदि बी क्यू अपॉन बी पी दोनों बराबर है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यदि बी क्यू इज ग्रेटर देन बी पी हो तो मांग बी बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और यदि बी क्यू अपॉन बी क्यू इज लेस देन बी पी हो तो बी बिंदु पर जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होगी। इसको हम दूसरे और रेखा चित्रों से भी स्पष्ट करते हैं। जैसा कि हम ये जो देख रहे हैं ये बिंदु दो रेखा चित्र, यहाँ पर हम जो हमारा एक जैसे हमने एक कीमत रेखा खींची है पी क्यू, इस पर ए बी सी ये तीन बिंदु यदि हम यहाँ शो कर रहे हैं तो यहाँ पर ए क्यू इज इक्वल टू ए पी है तो वहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। दूसरी ओर हमने इस मांग रेखा पी क्यू पर ए बिंदु से जितने भी ऊपर की ओर बिंदु हैं उन पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, क्योंकि लोअर सेक्टर इज ग्रेटर देन अपर सेक्टर। यहाँ तक कि पी बिंदु पर जो मांग की लोच है वो अनंत होगी, और जो जो हम ए बिंदु से नीचे की ओर आएंगे उसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच कम होती जाएगी, क्योंकि ए बिंदु से जो जो हम नीचे आते जाएंगे तो हमारा जो लोअर सेक्टर है वो कम होता जाएगा और अपर सेक्टर ज़्यादा होता जाएगा, अर्थात लोअर सेक्टर इज लेस देन अपर सेक्टर, अर्थात निचले क्षेत्र की तुलना में ऊपरी भाग ज़्यादा होने के कारण, ऊपरी क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण मांग की लोच इकाई से कम होगी। यहाँ तक कि क्यू बिंदु पर हमारी जो मांग की लोच है वो शून्य हो जाएगी। जैसा कि हमने दूसरे रेखा चित्र में भी इसको शो करा है कि यदि ए से क्यू की ओर जो जो हम नीचे की ओर जाते हैं मांग की लोच कम होती जाती है, और ए बिंदु से जो जो हम ऊपर की ओर जाते हैं हमारी मांग की लोच अधिक होती जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारी एक और जो चौथी विधि है चाप लोच। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब मांग कीमत में जो परिवर्तन है वो बहुत सूक्ष्म हो तो या परिवर्तन की दर बहुत कम हो तो मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना उचित रहता है, किंतु यदि जो कीमत में परिवर्तन है वो बहुत सूक्ष्म या अनंत नहीं हो और यदि परिवर्तन अधिक हो तो मांग वक्र के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर के बीच में मांग की लोच मापी जाती है, उसे हम चाप लोच कहते हैं। अर्थात जब कीमत में परिवर्तन काफ़ी अधिक होता है तो प्रारंभिक कीमत और नई कीमत के बीच में अंतर अधिक हो जाने पर जो कीमतों का क्षेत्र है, अर्थात जैसे हम रेखा चित्र में देखें कि ए और बी ये जो रेंज है, अर्थात कीमतों के उस क्षेत्र में मांग की लोच हमें मांग वक्र के उस चाप अर्थात इसके बीच जो आर्क है, इसका बीच का जो क्षेत्र है उससे ज्ञात करनी पड़ती है। तो चाप लोच के माप में हम जो प्रारंभिक कीमत और जो परिवर्तन के बाद की जो कीमत है उसका औसत, और जो प्रारंभिक और परिवर्तन के बाद की जो मांग मात्रा है उनका औसत लिया जाता है। अब कि हम चापलोच की हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो भिन्न भिन्न कीमत क्षेत्र हैं उन पर वस्तु की मांग की जो लोच है वो भिन्न भिन्न हो सकती है।
अर्थात वह कुछ मूल्य क्षेत्र पर तो लोचदार भी हो सकती है और कुछ मूल्य क्षेत्रों पर वह कम लोचदार हो सकती है। इसका विश्लेषण हम इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं कि ये जो एक टेबल हमने बनाई है जिसमें कीमत P1 P2 मांग मात्रा Q1 Q2 अर्थात जो ये रेखा चित्र हमने बना रखा है जिसमें कीमत प्रारंभ में कीमत A बिंदु पर यदि हम लेते हैं तो हमारी कीमत OP1 अर्थात हमने 15 रुपये लिए और मात्रा हमने OQ1 अर्थात जो है मात्रा 100 ली है। अर्थात यदि हमारी कीमत OP1 है तो हमारी मात्रा 100 है और यदि कीमत OP2 हो जाती है अर्थात कम हो जाती है B बिंदु पर तो हमारी मांग मात्रा बढ़ जाती है। इस आधार पर यदि हम मांग की लोच यदि ज्ञात करते हैं, जैसा कि हमारा जो प्रारंभिक फॉर्मूला है कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, तो यदि इस स्थिति को अर्थात जो प्रारंभिक स्थिति है जिसमें कीमत 15 रुपये और मांग मात्रा 100 और उसको आधार मानकर यदि हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं तो हमारी मांग की लोच A बिंदु पर इकाई से अधिक आती। यदि हम बाद वाली कीमत और मांग मात्रा अर्थात कीमत 10 और मांग मात्रा 200 अर्थात उस स्थिति को यदि हम आधार मानकर मांग की लोच ज्ञात करते हैं तो हमारी मांग की लोच इकाई के बराबर आती। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम A बिंदु से B बिंदु की ओर आते हैं तो मांग की लोच इकाई से अधिक है अर्थात, और यदि B बिंदु से A बिंदु की ओर जाते हैं तो हमारी मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाती है अर्थात वह 1 आती है और पहले की स्थिति में 3 आती। तो ये जो दो केवल कीमत और मांग मात्रा का स्थान बदल देने से ये कीमत लोच के दो भिन्न भिन्न गुणांक हमारे आ रहे हैं अर्थात जो इसका तात्पर्य कि जो मांग की लोच है वो सही लोच नहीं बता पाता है अर्थात अतः कीमत में जो परिवर्तन है वो सूक्ष्म या सूक्ष्म नहीं है अर्थात वो यदि अधिक है तो मांग वक्र पर दोनों कीमतों के मध्य जो अंतर की दूरी है वो सूक्ष्म न होकर इस पूरी चाप अर्थात AB की पूरी लंबाई के होने से अंतर आता है। इसलिए हमें एक दूसरा समीकरण काम में लेना पड़ता है अर्थात जो हमारा पहला फॉर्मूला है कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, उसमें इस कमी को देखते हुए जब दो बिंदु एक दूसरे के बहुत समीप नहीं है तो हम एक दूसरा समीकरण काम में लेते हैं, वो है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। अर्थात इस समीकरण में हम P1 जो है वो दो कीमतों के कम मूल्य और जो X1 या जो Q1 है वो दोनों मात्राओं के कम मात्राओं को प्रकट करता है। अर्थात हम ये जो समीकरण हम ये देख रहे हैं चाप लोच को माप करने के लिए ये जो हमारा फॉर्मूला है ये ज़्यादा विश्वसनीय परिणाम हमें प्रदान इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि हम प्रारंभिक जो Q1 प्रारंभिक हमारी मांग मात्रा है और P1 जो है वो हमारी प्रारंभिक कीमत है और Q2 हमारी नई मांग मात्रा और P2 जो हमारी है वो नई कीमत है अर्थात जो परिवर्तित होकर कीमत के माध्यम से यदि ज्ञात करते हैं तो जो हमारी मांग की लोच है वो हमारी 1.66 आती है। अर्थात ये हमें ये बताती है कि जो मांग की लोच है वो पहले हमने जो दो निकाली है लगभग उनके औसत के आधार पर ज्ञात की जाती है। यहाँ पर जो ऋणात्मक जो गुणांक आ रहा है ये मांग और कीमत के विपरीत संबंध को बताता है और हमारी जो मांग की लोच होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम ये जो ऋणात्मक चिन्ह है इसको लगाएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मांग की लोच के बारे में केवल यही जानकारी पर्याप्त नहीं है कि मांग की लोच लोचदार है या बेलोचदार, बल्कि मांग की जो लोच है उसका माप भी सही माप भी आवश्यक है अर्थात मांग की मूल्य लोच कितनी है इस बात का ज्ञान होना भी आवश्यक है। धन्यवाद।